संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज लाइव नहीं हो पाई थी करंट अफेयर ड्यू टू लाइट का आज कुछ इशू हो गया था, इस वजह से। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले है झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम 2025। ये तो झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया है, स्टेडियम में आयोजित झुमोइर बिंदिनी 2025 कार्यक्रम में भाग लिया है। आगे जानते हैं, असम में चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में पारंपरिक झुमोइर यानी कि झूमर नृत्य आयोजित किया गया। इसमें लगभग 8000 कलाकारों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं झुमोइर नृत्य के बारे में। असम की एक पारंपरिक नृत्य शैली हो जाती है झुमोइर। सदान जाति भाषाई समूह का लोक नृत्य है जो अपनी उत्पत्ति का पता छोटा नागपुर क्षेत्र से लगाते हैं। इस नृत्य में महिलाएं जो हैं वो नर्तक एवं गायिकाएं दोनों होती हैं, जबकि पुरुष क्या करते हैं, पारंपरिक जो वाद्य यंत्र होते हैं इस गाने के, जैसे कि मादल, ढोल, ढाक जिसको ड्रम बोलते हैं, झांझ, बांसुरी, सहनाई, ये सारी चीजें बजाते हैं। इस दौरान महिलाएं विशेष रूप से लाल और सफेद साड़ियां पहनती हैं। नर्तक कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं और अपनी मूल भाषाओं जैसे कि नागपुरी, खोरठा एवं कुरमालिक में दोहे गाते हुए समन्वित पैटर्न में कदम ताल करते हैं। आगे आते हैं, चाय बगान जनजाति समुदाय। चाय जनजाति शब्द का अर्थ चाय बगानों के श्रमिकों और उनके वंशजों के बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय समुदायों से है। ये लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए जा रहे चाय बागानों में काम करने के लिए मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड, फिर उसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल से प्रवास करके 19वीं सदी में असम में बस गए थे। ये प्रवासी चाय बागानों में बहुत कम वेतन और बेहद खराब स्थितियों में काम करते हैं। वर्तमान में इन्हें राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। हालांकि वे लंबे समय से अनुसूचित जाति एसटी का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असम में बड़े चाय बागान समुदाय में मुख्य रूप से शामिल मुंडा और संथाल जातियां हो जाती हैं जो मूल राज्यों में एसटी का दर्जा प्राप्त करती हैं। झुमोइर नृत्य किस राज्य की पारंपरिक शैली है? आपसे प्रश्न है। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? आगे आ जाते हैं, सरस आजीविका मेला 2025। 21 फरवरी से 10 मार्च तक सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन नोएडा के शिल्प हाट में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? उद्देश्य इसका है कि जो ग्रामीण कारीगर और जो शिल्पकार हैं उनकी आजीविका, साथ ही साथ समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद की जा सके। साथ ही साथ महत्व इसका क्या है, तो वोकल फॉर लोकल अभियान जो हो जाता है और वर्ष 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य हो जाता है, विजन होता है, इसको बढ़ावा देना है। आगे आते हैं संस्करण। इस वर्ष इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आयोजक कौन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान द्वारा इसका के सहयोग से इसका आयोजन हो रहा है। 2025 की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। इसमें 400 से अधिक लखपति दीदी अपने उत्पादों के साथ शामिल होने वाली है। मेले में विभिन्न राज्यों जो है वो अपनी प्रदर्शनी पेश करेंगे। इसमें आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, इसमें कलमकारी होगी, छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी, गुजरात की भरत गुंथुनु पैचवर्क होगा, भारत गुंथुनु पैचवर्क है, मध्य प्रदेश में चंदेरी और बाग प्रिंट, मेघालय में एरी उत्पाद, ओडिशा में टसर एवं बाद, उत्तराखंड में पश्मीना और पश्चिम बंगाल की काथा, बाटिक प्रिंट, तात और बालूचरी, ये आपकी शामिल होने वाली है। 2024 में ये नोएडा में आयोजित किया गया था। पर्यटन, परंपरा, कला एवं संस्कृति का मनोरम माहौल, ये इसकी थीम थी 2024 की। ठीक है, आगे आते हैं, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, नोएडा के शिल्प हाट, मुंबई या फिर कोलकाता? आगे आ जाते हैं, अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा के बारे में बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही घोषणा करी है कि आप 5 मिलियन दो और ये जो वीजा है अपना लेके चले जाओ। तो इस वीजा के तहत अमीर जो विदेशी निवेशक है 5 मिलियन यानी कि इंडियन रुपए की बात करें तो 43.5 करोड़ में निवेश करके तत्काल अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। गोल्ड वीजा और ट्रंप की मंशा क्या हो जाती है? देखिए, ये 35 साल पुराने EB-5 वीजा की जगह लेगा जिसमें 1 मिलियन निवेश करने पर 5 से 7 साल की नागरिकता मिलती थी। ट्रंप का दावा है कि 1 मिलियन गोल्ड कार्ड बेचने से 5 ट्रिलियन का राजस्व मिलेगा, जिससे अमेरिका का जो कर्ज है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। इस योजना के तहत अमेरिका में निवेश बढ़ेगा, जिससे नई नौकरियां और आर्थिक विकास जो होगा वो भी मिल पाएगा। गोल्ड कार्ड बनाम आपका ई-वीजा, नागरिकता मिलने का समय तत्काल और 5 से 7 साल, न्यूनतम निवेश 5 मिलियन 43.5 करोड़। और यहाँ पर अगर बात करें ई वीजा की तो ये आपको मिलता था $8 लाख से 1 मिलियन तक का, जो कि 7 से 8 करोड़ रुपए होता है। ऋण की अनुमति नहीं है, इसमें आपको ऋण की अनुमति थी। रोजगार में अनिवार्यता अनिवार्य नहीं है, कम से कम 10 नौकरियां अमेरिका को देना जरूरी था। तो ये ऐसी चीजें यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। भारतीयों पर असर, केवल सुपर रिच बिजनेस टाइकून ही वीजा का खर्च उठा सकते हैं। IT और STEAM पेशेवरों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ग्रीन कार्ड वेटिंग लाइन और लंबी हो सकती है। अमेरिका में पहले से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए यहाँ पर चुनौतियां बन सकती हैं। हाल ही में किस देश ने
गोल्ड वीजा की घोषणा करी है? अमेरिका, जापान, चीन या फिर फ्रांस? आगे बात करते हैं। दतिया एयरपोर्ट बना मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट। तो हाल ही में दतिया एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है, ये आपके हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डे का लाइसेंस मिल चुका है। यह हवाई अड्डा 184 एकड़ में फैला हुआ है और इस हवाई अड्डे से भोपाल, खजुराहो के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, ग्वालियर, रीवा और सतना थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की बात करते हैं तो ये क्या करता है? जो भारत में नागरिक उड्डयन की निगरानी है और जो विनियमन है उसके लिए सर्वोच्च संस्था है। ये वाणिज्य विमानन सुरक्षा, एयरलाइन संचालन, पायलट लाइसेंसिंग और हवाई यात्रा से जुड़े अन्य पहलुओं को नियंत्रित करता है। DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में। कार्यक्षेत्र भारत के भीतर सभी नागरिक उड्डयन गतिविधियों को नियंत्रित करना। संस्थापक वर्ष शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान था। निगरानी मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार हो जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक विमान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत एक संवैधानिक निकाय बना था। DGCA के प्रमुख कार्य विमानन सुरक्षा और मानकों की निगरानी। तो हवाई अड्डों और एयरलाइंस की सुरक्षा मानकों की जांच करना, उसका निरीक्षण करना, दुर्घटना और घटनाओं की जांच करना। अगर कोई क्रैश हो जाता है प्लेन वगैरह तो वो सारी चीजें जांच करेगा। हवाई क्षेत्र एयर स्पेस जो है उसका विनियमन करना। एयरलाइन और विमानन पंजीकरण से संबंधित कार्य करता है कि वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक विमानों का पंजीकरण कैसे होगा। एयरलाइन कंपनियां हैं उनके संचालन के लिए लाइसेंस जारी करता है। पायलट और क्रू मेंबर्स का लाइसेंस यहाँ पर तो निजी पायलट लाइसेंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस जो होता है, वाणिज्यिक मेंटेनेंस जो लाइसेंस होता है, ये सारी चीजें जारी करता है। तथा उड़ान प्रशिक्षण संस्थान भी है। हवाई यातायात प्रतिबंध और पर्यावरण सुरक्षा के लिए समन्वय करता है। विमानन, ईंधन तथा पर्यावरणीय मानकों की देखरेख करता है। विमानन नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है तथा वायु क्षेत्र में नियमों का परिवर्तन करता है। DGCA द्वारा जारी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र तो आपका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट हो जाता है, जो कंपनियों के संचालन की अनुमति देता है जितनी भी एयरलाइन की है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस, ये विमानों के रख रखाव से जुड़े इंजीनियर लाइसेंस देता है। पायलट लाइसेंस वाणिज्यिक, निजी और हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस होते हैं। ड्रोन ऑपरेट लाइसेंस, ये ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। हाल ही में DGAC ने मध्य प्रदेश में किस हवाई अड्डे को 3C और VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा का लाइसेंस प्रदान किया है? इंदौर, ग्वालियर, दतिया या फिर भोपाल? नेक्स्ट आते हैं युद्धपोत तमाल के बारे में जानते हैं। तो आधुनिक मल्टी रोड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल जून 2025 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। इसके बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में केवल स्वदेशी युद्धपोतों को ही शामिल किया जाएगा। युद्धपोत तमाल रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है और 2016 में भारत और रूस के बीच 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेंट बनाने के लिए समझौता हुआ था। इसमें 2 रूस और 2 भारत में बनने थे। रूस ने बनाने वाले 2 वॉरशिप में से पहला INS तुशिल भारत में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अभी IS आपका तमाल होने वाला है। तमाल भारतीय नौसेना का सबसे घातक वॉरशिप होगा। गति युद्धपोत समुद्र की 30 नॉट मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मारक क्षमता एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल लगी है जो दुश्मनों के जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। रेंज इसकी एक वॉरशिप में एक बार में 3000 किलोमीटर दूरी तक अपना जो लक्ष्य है भेज सकती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसे खासतौर पर पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हथियार प्रणाली, इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स, टॉर्पीडो लगे हैं जो कि दुश्मन की पनडुब्बियों में निपटने में मदद करेंगे। हेलीकॉप्टर तैनाती की बात करते हैं तो इस वॉरशिप पर हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा चुका है। इसका वजन 3900 टन है जो कि इसे मजबूत और स्थिर युद्धपोत बनाता है। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया है? भारत, अमेरिका, रूस एंड दी फ्रांस। आगे बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसका था? प्रतिवर्ष 27 फरवरी को महास्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा गांव, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन है उसका हिस्सा बने। जब बनारस में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और तभी से इनका नाम आजाद पड़ गया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक से बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सक्रिय सदस्यता के रूप में भाग ले लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था और इसी के अनुरूप 1925 में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्ता और काकोरी ट्रेन डकैती की घटना को अंजाम दिया था। चंद्रशेखर आजाद 1928 में जेपी शॉर्ट्स की हत्या और 1929 में वायसराय की ट्रेनिंग को उड़ाने का प्रयास भी किया था। इनका जो ट्रेन था
1928 को चंद्रशेखर आजाद ने अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह और सुखदेव थापर तथा जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर ने इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की उपलब्धि के बारे में पुलिस को सूचना दी। आजाद ने कभी जीवित ना पकड़े जाने का संकल्प लिया था, तो जब उनके पास एक गोली बची थी उनसे लड़ते लड़ते, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1920, 1922, 1925 और 1928। सो ये थी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।